अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे आज से 5 दिन पहले केरला से एक फ़ोन आया। एक बहन ने कॉल किया था। वो जो कॉल करके उन्होंने मुझे बताया ना, वो सब कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस बहन ने मुझे ख़ुद कहा है कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने वीडियोस में बताइए। अगर ये वीडियो मेरी बहनें देख रही हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हर बहन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। हर बहन तक, किसी को भी मत छोड़ना, क्योंकि इतना ऐसा मैसेज है आज की इस वीडियो में जो आप सोच भी नहीं सकते। तो 5 दिन पहले मुझे फ़ोन आया केरला से। उस बहन का नाम जो है सानिया था। उन्होंने कॉल किया और बताना शुरू किया। उन्होंने बताया मुझे कि मौलाना, सबसे पहले मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखा और मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी करी तो पता नहीं था मेरे माँ बाप को भी और मुझे भी कि मेरा हस्बैंड कैसा है। उन्होंने इंक्वायरी की थी, नहीं की थी, मुझे नहीं पता। शादी कर दी मेरी। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर जो है वो शराब पीता है, ड्रिंक करता है। फिर धीरे धीरे ऐसा ही वक्त बीतता गया। फिर उसने मुझे गालियां देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ताने मारने शुरू किए। फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया। धीरे धीरे उसने मुझे मारना शुरू किया और धीरे धीरे वो गुस्से से आके मारता, कभी पी के आके मारता और कभी पीने के लिए पैसे मांगता। अगर पैसे ना दूं तो मारता। और मैं मजबूर हो गई थी। मैं अपने माँ बाप से, कभी भाइयों से, कभी बहनों से, कभी इस रिश्तेदार से, कभी उस रिश्तेदार से पैसे मांग मांग करके उसे दिया करती थी पीने के लिए। अगर मैं ना दूं तो उस दिन घर में मुझे वो इतना मारता, कभी कभी तो मार खा खा के मैं बेहोश हो जाया करती थी। इतना ज़्यादा वो मुझे मारता जिसका अंदाज़ा नहीं है। मार खा खा के बदन पे ऐसे निशान बन गए थे कि दर्द तो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इतना दर्द होता था। सीधा लेटूं तो भी दर्द, करवट लेफ्ट साइड करवट बदलूं तो भी दर्द, राइट साइड करवट बदलूं तो भी दर्द। जिस्म तो ठीक है, उसने तो मेरे सर पर भी मारा था। कभी बेलन से मारा, कभी सर को उठा करके इतने ज़ोर से धक्का दिया, दीवार से ऐसे ज़ोर से टकराया जिसका बर्दाश्त नहीं कर सकी दर्द में। इतना दर्द हुआ। सर से लेकर पैर तक हर जगह उसने मुझे मारा था। कभी हाथ से, कभी चम्मच से, कभी बेल्ट से, कभी हाथों से, कभी लातों से, हर चीज़ से। कभी कभी तो मोटी लकड़ी से, बेलन से, हर चीज़ से मारता था। घर में मारता, वहाँ तक ठीक था। मोहल्ले में कभी कभी मार देता था, कभी कभी मार्केट में मार देता था। ऐसे वैसे करके मैं ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर ऐसे चलते चलते मेरे 2 बच्चे हो गए। जब 2 बच्चे हुए तो धीरे धीरे मैं समझती थी कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। वो सुधरना ही नहीं चाह रहा था। कितनी कोशिश की मैंने, सुधरना ही नहीं था। बहुत कोशिश की मैंने उसे सुधारने की, बहुत कोशिश की। मेरी हर कोशिश नाकामयाब होती चली गई। सुधर रहा ही नहीं था। बस आखिर में मेरे माँ बाप को बताया, सारी चीज़ें बताया। मेरे माँ को मैंने सब कुछ, जो मेरे बदन पर निशान लगे, सब कुछ दिखाया। तब मेरे माँ बाप को बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें बहुत तकलीफ हुई, क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ में ये। तो उन्होंने मेरा उस शौहर से तलाक करवा दिया। मैं छोड़ के अपने घर वापस आ गई। फिर धीरे धीरे मैं काम काज करना शुरू किया मैंने बच्चों को पालने के लिए। मेरे माँ बाप ने मना तो किया था कि हम पाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम काम करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। मेरे भाई भी कहते थे कि क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की, तो बहन है हमारी, हम पालेंगे, टेंशन मत ले, बच्चों को भी देखेंगे, तुझे भी देखेंगे, क्यों टेंशन ले रही। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी पे बोझ बनूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी पे बोझ बने। फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। घर से ही काम करती थी, बाहर नहीं जाती थी। फिर मैंने धीरे काम करते करते, धीरे धीरे करते करते मेरे बच्चे बड़े हुए। जब बच्चे ज़्यादा तो नहीं, बस एक बड़ा जो मेरा लड़का था वो तकरीबन 10 साल का हुआ। जो बेटी थी वो तकरीबन मेरी 8 या 9 साल की, उसने बताया, मुझे याद नहीं है, समझ लो 8 साल, एग्जाम्पल के लिए 8 साल की हुई। तो उसके बाद हुआ ये कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। उसके बाद वो रिश्ता, जिस ऑफिस में मैं काम के लिए जाया करती थी, वो ऑफिस का बॉस था। उसने मुझे पसंद किया। मेरे सामने तो नहीं बोला उसने, लेकिन मेरे माँ बाप के पास उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा। मेरे माँ बाप रिश्ता सुन के खुश तो हुए। इस बार मेरे माँ बाप ने बहुत सारी इंक्वायरी की, बहुत इंक्वायरी की, तो सारी इंक्वायरी में सही निकल गया, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। तो मेरे माँ बाप ने उससे मेरी शादी करवाई। पहले मेरे माँ बाप ने मुझे मनाया, मैं मान नहीं रही थी।
फिर बड़ी मुश्किल से मान गई मैं। जब मान गई तो शादी करवा दी। जब शादी हुई तो 2-3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा। 2-3 महीने के बाद मुझे जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वहाँ का मैनेजर मुझसे बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बात करते बात जो है बातें दोस्ती में तब्दील हो गई। फिर दोस्ती 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 मोहब्बत में तब्दील हो गई, यानी कि दोस्ती से मैं उसे मोहब्बत करने लग गई। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। हालांकि जो मुझे शोहर मिला था वो बहुत वफ़ादार था और मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाला था। मेरे बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता था। ऐसा कोई काम नहीं जो वो मेरे लिए नहीं करता था, हर वो काम वो मेरे लिए करता था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ किसको नहीं होता। यहाँ पे देखिए, पैंट, शर्ट, जुब्बा, इज़ार, शेरवानी, सदरी, वेस्टकोट, 2 पीस सूट हो या 3 पीस सूट, हर तरह के कपड़े आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएंगे। वेडिंग कलेक्शन तो क्या कहने, और इतना ही नहीं, शादी हो या कोई और फंक्शन, हर तरह के फंक्शन के लिए ये कपड़े आपको बना के देंगे। चाहे आप कपड़ा बाहर से लाकर इनके पास सिलवा सकते हैं या फिर इनके पास ही कपड़े अच्छे से अच्छे ब्रांड के लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे और लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है ट्रेंडिंग वो मिलेगा। आप जैसा ड्रेस कहेंगे वैसा ही आपको बना के देंगे, या फिर जैसे ड्रेस का आप इनको फोटो भेजेंगे वैसा ड्रेस ही आपके लिए बना के देंगे। पैटर्न कितना भी हार्ड क्यों ना हो, जैसा आप पैटर्न बोलेंगे वैसा पैटर्न ये आपके लिए बना के देंगे। तो टेंशन किस बात की, और सोचना भी क्या है। तो जल्दी से आइए, अपने पसंदीदा कपड़े या अपने पसंदीदा कपड़े पहनने का शौक को जल्द से जल्द पूरा कीजिए और बड़ी ही आसानी के साथ। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है पता है आपको, वो ये है कि इनके कपड़ों की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। यानी कि एक मर्तबा आपको इनको अपना मेजरमेंट देना है, फिर तो बस इंडिया में आप कहीं भी रहो बड़ी ही आसानी के साथ आप तक ये कपड़े पहुंचा देंगे। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं, वीडियो के आखिरी क्लिप में भी लोकेशन मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लें आप। जल्दी से विजिट नंबर आ रहा है, चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, और इनका इंस्टाग्राम पेज है, आईडी भी डाल दूंगा मैं आपको। और इतना ही नहीं, इनकी जीमेल आईडी भी है जिस पे आप मेल करके इनसे जो पूछना है पूछ सकते हैं। लोकेशन चन्नागिरी, नियर टीपू सर्कल, MK ट्रेंड्स, आरिफुल्ला। इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा इनका, और इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, और स्क्रीन पर आपको इनकी इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी। आप बहुत आसानी से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन फिर भी मैंने उस मैनेजर से मोहब्बत की, उसके बातों में आ गई मैं। उसने मुझसे वादे किए, मैं तेरा ख्याल रखूँगा, ये जिसने तुझसे शादी की है इससे ज़्यादा मैं ख्याल रखूँगा तेरा। और क्या किया उसने, मेरे शोहर के ख़िलाफ़ मुझे भड़काना शुरू किया, बहकाना शुरू किया। तेरा शोहर ऐसा है, तेरा शोहर वैसा है, झूठ बोल बोल के। और मैं बेवकूफ़ उसके बहकावे में आती चली गई, और कभी कभी इमोशनल होके मैं अपनी तकलीफ़ उस मैनेजर को बताया करती थी। उसी इमोशनल का मेरा उसने फ़ायदा उठाया और मुझे अपने शोहर के ख़िलाफ़ करना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते मेरे शोहर के ख़िलाफ़ उसने मेरे दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना ज़्यादा जहर भर दिया कि मैं अपने शोहर से इतना नाराज़ हो गई कि मैं चाहती नहीं कि वो मेरे करीब भी आए, मैं चाहती नहीं कि वो मुझे कभी छुए, मैं चाहती नहीं कि कभी मुझसे बात भी करे, वो मुझे देखे भी, ये मुझे गवारा नहीं था। इतनी मुझे नफ़रत हो गई थी मेरे शोहर से। फिर उसने घंटों मुझसे फ़ोन, ऑफिस में भी बात करता था, ऑफिस से घर को जाने के बाद भी घंटों फ़ोन में बात करता था, मुझसे वादे करता था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, तेरे बच्चों का ख्याल रखूंगा, तेरे के हमारे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे समझ कर ख्याल रखूंगा, ऐसे वैसे बहुत तारीफ़ किया और बहुत वादे किया उसने। फिर मैं उसके बातों में आ गई, फिर मैं अपने शोहर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा लड़ते लड़ते इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मेरे शोहर तंग आ गए। एक मरतबा हुआ यूँ कि मैं बात कर रही थी उस मैनेजर से, मेरे शोहर आए, उन्होंने मुझे पूछा कि 1 घंटे से तू किससे बात कर रही है। तो मैंने गुस्से में मेरे शोहर को कह दिया कि आपसे मतलब क्या ज़रूरत है आपको पूछने की, और मुझे क्या ज़रूरत है आपको मैं बताऊं कि किससे बात कर रहे हो। फिर मेरे शोहर ने मेरा मोबाइल छीन लिया ज़बरदस्ती, उसमें चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो किसी मर्द से बात कर रही थी। उन्होंने नंबर निकाला, पता चला कि उनके ऑफिस का मैनेजर ही था। तो मेरे शोहर ने क्या किया, ना मैनेजर को कुछ बोला ना मुझे कुछ बोला, सीधा मेरे माँ बाप के पास जाके उन्होंने सारी बातें बोल दी। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं, जब मेरी दूसरी शादी हुई, शादी होने के 2 महीने के बाद मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, चले गए, माँ भी चले गई, बाप भी चले गए। अब मेरे भाई थे, तो मेरे शोहर ने
मैं जब गैर मर्द से बात कर रही थी तो मेरे फ़ोन में उन्होंने चेक किया, तो वो जाकर जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने आप मेरे भाइयों को बता दिया सब कुछ। देखो भाई, आपकी बहन ऐसे ऐसे कर रही है, आप जो भी करना है कर सकते हैं, समझाइए, ऐसा मत करे हो। तो मेरे भाइयों ने मुझे बुलाकर बहुत समझाया उन्होंने। मैंने क्या किया, ये सब कुछ नहीं है, मैं उसी मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, मेरे बच्चों का भी वो ख्याल रखेगा, मैं इसके साथ अभी रहना नहीं चाहती, मैंने बोल दिया। मेरे भाभीियों ने समझाया, मेरे बहनों ने समझाया, मेरे रिश्तेदारों ने समझाया, हर एक ने मुझसे इतना समझाया कि जिसकी कोई हद नहीं है। रिक्वेस्ट कर के समझा के थक गए। मैं भी जिद पड़ी रही कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगा, किसी से नहीं करूँगी, इसके साथ तो मैं रहूँगी ही नहीं, अब जो शोहर है इससे मुझे तलाक चाहिए बोल के मैंने उससे डिवोर्स ले लिया, खुला करवा लिया, खुले की मांग की, जैसे भी किया, ख़त्म हो गया रिश्ता। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरे माँ बाप तो नहीं थे, मेरे भाइयों ने क्या किया, जैसे ही मैंने खुला लिया तो उन्होंने कह दिया कि तू अब इस घर में नहीं रह सकती, जब तू हमारी ही इज्जत नहीं कर सकती, हमारी ही बातें तू नहीं मान सकती, तो इस घर में रहने का तुझे कोई हक नहीं है, तुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अब इस घर में रहे तो ठीक है, तो इस घर से निकल जा, जो जिसे तू पसंद करती है ना, जा उसी के साथ में तू रह, तेरे बच्चों को भी लेके जा। मैंने क्या कर सकती थी, मैंने कपड़े सब कुछ जो था मेरा पैक किया, जिसको मैं पसंद करती उसके पास चली गई। जब जाके मुझे पता चला, जैसे ही मैं उसके पास गई तो पता चला कि वो शादीशुदा है। उसके घर का पता मालूम करती गई मैं तो पता चला कि वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। जब तक मैं उससे बात करती थी उसने बताया ही नहीं मुझे कि वो शादीशुदा है बोल के। मैंने पूछा, वो कहता था कि नहीं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसे कह देता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं हार नहीं मानी, फिर वो मैनेजर के पास चली गई, ऑफिस में जाके उससे बात किया। उसने कहा कि क्यों आई है तू, क्या ज़रूरत है मेरे पास आने की, मैं तो सिर्फ तेरे से बात करना चाह रहा था, टाइम पास के लिए कोई नहीं था मेरे पास, मैं तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, तुझे क्या ज़रूरत थी बच्चों को लेकर आने की, पहले ही मेरी बीवी और बच्चे हैं, और तू तो आ गई, साथ में ये बोझ 2 बच्चे लेकर क्यों आ गई, तुझे क्या ज़रूरत थी बच्चों के लेकर आने की। अच्छा छोड़, बच्चों को लाई वो ठीक है, तुझे आने की ज़रूरत भी क्या थी, ना मैं अब तेरे बच्चों को देखूंगा ना मैं तुझे देखूंगा। ये कह के उसने धुतकार दिया, यानी कि ज़िंदगी से निकाल दिया। फिर मैं भटकते इसी तरह से भटकती रही। फिर ना कोई काम, ना कोई घर, ना कोई शोहर, ना इधर की रही ना उधर की रही। आज मैं बड़ी मुश्किल से घर घर जा कर के, बर्तन मांज के, कपड़े धो के, घर का झाड़ू पोछा लगा करके, पैसे कमा करके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, मेरे घर का किराया बन रही हूँ, लाइट की बिल, खाने का बिल, जो भी होगा, राशन वाशन, सब कुछ ऐसे कर रही हूँ। मैं ज़िंदगी ऐसे चला रही हूँ, घर घर जाके काम करके। मैं ये कहना चाहूँगी मेरी हर बहन से, जो भी औरतें हैं वो अपने शोहर के साथ कभी भी धोखेबाजी मत करें, वरना उनकी ज़िंदगी का भी हाल ऐसा ही होगा आज जो मेरा हुआ है। अगर आपका शोहर आपके साथ वफ़ादार है तो तुम भी उसके साथ वफ़ा करो। आपसे आपका शोहर अगर मोहब्बत करता है तो तुम भी अपने शोहर से मोहब्बत किया करो। अगर आपका शोहर आपको इज़्ज़त देता है, बदले में तुम भी अपने शोहर की इज़्ज़त किया करो। कभी उसे शिकायत का मौका मत दो और कभी उसे शिकायत मत करना। अगर वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, अच्छे से आपका ख्याल रख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा किसी के पास सोचो भी मत। फिर मिलेंगे बाहर के मर्द के साथ, शोहर के अलावा जो होते हैं, सिर्फ बहला, अस्सलाम वालेकुम, फुसलाना, इतना ही काम होता है। बरकातहू कैसे भी करके तुम्हें बहलाएंगे, किसी तरह से तुम्हें फुसलाएंगे, अपने तरफ माइल करेंगे तुम्हें, बस टाइम पास के लिए। जैसे उनका काम निकल जाएगा, जैसे तुम अपने शोहर को छोड़ दोगी या किसी भी तरह से उनका काम निकल जाएगा ना, तो याद रखना ये तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, इतनी नफरत करेंगे तुमसे। तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुम्हें देखने वाला ज़िंदगी भर, तुम्हें समझने वाला, तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें ले के चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सहारा सिर्फ खुदा के बाद तुम्हारा शोहर ही है। खुदा ने तुम्हारे शोहर को ही तुम्हारा ज़रिया बनाया है, इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालत हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने शोहर का साथ मत छोड़ना। वरना आज इतनी बदतर मैं ज़िंदगी जो जी रही हूँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी फिर भी थोड़ी अच्छी हो, तुम्हारी ज़िंदगी क्या पता इससे भी ख़राब हो जाए। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी जीने लायक ही ना बचे। ऐसे काम कभी मत करना। मेरा शोहर तो बेचारा अच्छा था, उसने मेरे भाइयों को बताया। अगर वो बताने के बजाय मुझे ही टॉर्चर करता है, मुझे ही परेशान करता, हो सकता है मुझे मार भी डालता। लेकिन याद रखना, हर एक ऐसा नहीं होता। जब उसे पता चले तुम गैर मर्द के साथ में हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ होते हैं बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी दुनिया भी खो दोगे, आपकी आखिरत भी खो दोगे आप।
इसलिए शोहर तो जाएगा, साथ में रिश्तेदार, माँ बाप, ख़ानदान को भी छोड़ दोगे आप। छोड़ दोगे क्या, वो खुद तुम्हें ही छोड़ देंगे। फिर दर बदर भटकने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। इतनी सारी बातें भी मेरी सानिया बहन के साथ में, जैसा जैसा उन्होंने मुझे कहा था वैसे वैसी सारी बातें मैंने आपको सुना दी। अब क्या फ़ैसला लेना है, ज़िंदगी में कैसे चलना है, कैसे अपने शौहर से वफ़ा करना है, कैसे अपने शौहर से मोहब्बत करना है, कैसे अपने शौहर का ख्याल रखना है,